सबसे पहले मेन बात सुनो, किसी भी टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है तो इस तरीके से हाईलाइटेड एग्जाम में कॉपी पर लिख देंगे, ठीक है ना, नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में लाल पेन का उपयोग नहीं करना है। मैंने यहाँ पर लाल पेन का यूज किया है ताकि आपको अच्छे से सब कुछ सजावटी दिखे, ठीक है ना। आपको काले पेन और नीले पेन का यूज करना है। यहाँ पर देखो, आप इस कलर के पेन का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हाईलाइटेड हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद हम उस टॉपिक पर कोई भी निबंध हम लिखें, किसी भी टॉपिक पर लिखें, रूपरेखा हेडिंग हमें जरूर बनाना है। जी हाँ दोस्तों, रूपरेखा हेडिंग जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूपरेखा हेडिंग्स के अंतर्गत हम उस निबंध से रिलेटेड कुछ हेडिंग्स बनाएंगे कि हमें किन हेडिंग्स में निबंध को लिखना है, ठीक है ना। और इन हेडिंग्स में प्रस्तावना हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई भी टॉपिक पर निबंध लिखेंगे तो प्रस्तावना हेडिंग आपको जरूर लिखना है, ठीक है ना। पहली बात तो रूपरेखा हेडिंग रहेगी, उसके बाद यहाँ पर पहली हेडिंग प्रस्तावना जरूर रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद आगे आने वाली हेडिंग्स को आप इससे रिलेटेड लिखेंगे और सबसे लास्ट हेडिंग जो रहेगी वो उपसंहार जरूर रहेगी, ठीक है ना। उपसंहार हमारी सबसे लास्ट हेडिंग रहेगी, ध्यान दीजिएगा। यानी कि पहला रूपरेखा, उसके बाद प्रस्तावना और बीच में हम उस टॉपिक से रिलेटेड हेडिंग्स लिखेंगे, अंतिम में हम उपसंहार हेडिंग डाल देंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो, हमने सबसे पहले रूपरेखा लिखा, फिर प्रस्तावना लिखा, उसके बाद बेरोजगारी का अर्थ हेडिंग हमने डाल दिया, ठीक है ना। बेरोजगारी किस कारण से होती है, बेरोजगारी का कारण हेडिंग हमने डाल दिया। बेरोजगारी को रोकने के उपाय क्या हैं, ये हेडिंग हमने डाल दिया। और उपसंहार हेडिंग हमने सबसे लास्ट में डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, बेरोजगारी की समस्या से रिलेटेड हम सबसे पहले यहाँ पर प्रस्तावना में कुछ बातें लिखेंगे, ठीक है ना, कि हमारे भारत के लिए किस तरीके से एक अभिशाप के समान है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद इन हेडिंग्स में जाएंगे। तो इतना लिखने के बाद सबसे पहले अब हम यहाँ पर नंबर 1 पर प्रस्तावना हेडिंग डाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको भी बना करके लिखना है, एक भी चीज़ें रटना नहीं है। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है, यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। देखिए कितना सिंपल मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। इससे एक और गरीबी भूखमरी तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। इसका मतलब ये है कि भैया बेरोजगारी की वजह से गरीबी भी आती है, भुखमरी भी आती है, तो दूसरी तरफ युवक लोगों में गुस्सा भी छाया हुआ है और उनका अनुशासन जो है वो भंग हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब बेरोजगारी आ जाती है तो भाई एक व्यक्ति जो है कम रेट पर काम करने लगता है ना। कोई व्यक्ति सोचता है कि जब तक पूरा रेट नहीं मिलेगा तब मैं काम नहीं करूंगा, और वहीं पर दूसरे कंपटीशन वाले क्या करते हैं, कम पैसे पर जाकर के काम कर देते हैं, तो उनका अनुशासन यहाँ पर भंग हो जाता है। यानी कि इससे एक और गरीबी तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। चोरी डकैती हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। अब देखो भाई, जब बेरोजगारी की समस्या आ जाती है तो युवक अपने घर का खर्च चलाने में मजबूर हो जाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, उसे कुछ भी करना पड़ता है भाई, घर का खर्च चलाने के लिए उसे चोरी भी करनी पड़ती है, डकैती भी करनी पड़ती है, हिंसा एवं आत्महत्या भी लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखना है कि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। चाहे तो आप इसे और डिटेल में लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए मैं टाइम को देखते हुए बता रहा हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। इतने में आपका जो है पूरा अंक मिलेगा, ठीक है ना। बेरोजगारी का अर्थ अगली हेडिंग हम डाल देंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बेरोजगारी का अर्थ, तो यहाँ पर हम अगली हेडिंग डाल देंगे बेरोजगारी का अर्थ, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काले पेन से डालिएगा। जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, यानी कि बेरोजगारी है क्या, उसका अर्थ यहाँ पर बताएंगे। जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो, यानी जो रेट चल रहा है, जैसे हम लोगों के हम स्त्रियों का रेट चलता है 600 रुपये पर डे का, तो उस हिसाब से जो है प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो कोई योग्य मिस्त्री और उसे काम न मिले, कोई ऐसा ही व्यक्ति हो जो कम मतलब प्रचलित रेट पर तैयार हो पर उसे काम न मिले, तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, बेरोजगारी कहलाती है। जैसे अब आप लोग युवक अवस्था में जा रहे हैं और आपको काम न मिले, चूंकि आप काम करने के योग्य हैं, तो वहाँ पर आपको बेरोजगार कहा जाएगा, ठीक है ना। बालक हो गए, जैसे यहाँ पर 11-12 साल के लड़के हो गए, ठीक है ना। वृद्ध हो गए, अक्षम हो गए यानी जो रोगी वगैरह हैं, एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं है। यानी जो व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं है उनको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। बेरोजगार वो होगा जो काम करने के योग्य है पर उसको काम नहीं मिलता, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हेलो, होला, बॉन्जोर। जी हाँ, मैंने आपको 3 भाषाओं में हेलो बोला।
तो उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अगली हेडिंग डाल दिया है बेरोजगारी का कारण, यानी रूपरेखा में हमने जितनी हेडिंग्स बनाई थी बारी बारी से उसी को लिखेंगे और उसके अंदर हम चीज़ों को व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। तो बेरोजगारी का कारण हेडिंग है, देखिए इसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे। बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, ठीक है ना। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो गया, शिक्षा का अभाव हो गया, यानी इन चीज़ों की वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। भाई जनता ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है तो लोगों को उतना रोजगार कहाँ उपलब्ध हो पाएगा, ठीक है ना। शिक्षा का अभाव मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं है भैया, कोई किसी के 10 बच्चे हैं, किसी के 12 बच्चे हैं, किसी के 15 बच्चे हैं, तो ये पुराने ज़माना के लोगों की वजह से सब हुआ है, ठीक है ना। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि शिक्षा का अभाव हो गया, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो गया, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है, ठीक है ना। अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण हो रहा है, यानी जैसे जेसीबी बनाई गई। भाई अगर जेसीबी नहीं बनती तो उस काम की जगह पर लोगों को यूज किया जाता। अब जैसे लोगों का काम वहाँ पर जेसीबी कर देती है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, यानी दूसरे देशों से लोग हमारे देश में आकर के बस गए, ठीक है ना। मानसून की अनियमितता भी इसमें काफ़ी ज़्यादा काम निभाती है। श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन जो है, एवं सरकारी नौकरियों में कमी, सरकारी नौकरियां बहुत कम मिल रही हैं, इस वजह से जो है पढ़े लिखे लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी फैल रही है। तो इतने कारण आपको बता देना है, काफ़ी ज़्यादा हैं इतने, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगली हेडिंग हम लिखेंगे बेरोजगारी को रोकने के उपाय, कि भैया बेरोजगारी किस तरीके से रोकी जा सकती है, उस पर हम अपने कुछ सुझाव देंगे। जैसे देखिए बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए, क्या क्या, जैसे देखो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, परिवार नियोजन को विस्तारित करना चाहिए, यानी परिवार नियोजन का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए, ठीक है ना। शिक्षा को विकसित करना चाहिए, कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए, यानी प्रत्येक घर में अपना घर का धंधा स्वयं सब लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है ना। देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना चाहिए, यानी देश में अनेक उद्योग धंधे खोले जाने चाहिए, ठीक है ना। कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को भी विकसित करना चाहिए। सड़कों का निर्माण हो गया, रेल परिवहन का विकास होगा तो इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है ना। पुल निर्माण,